ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप को कंप्लीट किया था बेटा। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वीडियोस नहीं आ पाए थे एक वीक में। चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा ग्रुप 16 या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 6A, जिसे आप नाम देते हैं ऑक्सीजन फैमिली, यानी मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। इन्हीं को हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। एक्चुअली में चैल्कोजेंस कहने का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे ओर फॉर्मिंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ओर फॉर्मिंग। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई ओर बनाते हैं, ओर लेते हैं, मिनरल की बात करते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सारे के सारे एलिमेंट जनरली प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्साइड ओर होगा तो ऑक्सीजन होगा, कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, इन सब में ऑक्सीजन होगी। सल्फाइड ओर्स भी बड़े कॉमन होते हैं, जिन्हें फ्लोटेशन मेथड से आप कंसंट्रेट करते हैं तो सल्फर उसमें मौजूद होता है, इसीलिए इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट या चैकोजेंस कहा जाता है। बाकी नॉर्मली आप इन्हें ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स तो कहते ही कहते हैं। आइए मिलते हैं जरा एलिमेंट्स है कि कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसमें एलिमेंट पे सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन है, उसके बाद सल्फर है, देन सेलेनियम है, देन टेलीरियम है, देन पोलोनियम है, और सबसे लास्ट में एलवी यानी लिवरमोरियम है। लेकिन हम यहीं तक पढ़ेंगे, केवल पोलोनियम तक। इसके आगे जो एलवी एलिमेंट है उसके बारे में हम फिलहाल कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंट तो डिस्कवर्ड हो चुका है एलवी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशंस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, शुरुआत में ऑक्सीजन से शुरू करें, तो ऑक्सीजन के लिए पहली बात यह कही जाती है कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। कैसा है? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसका मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, अप्रोक्सीमेट 46.6% बाई मास या बाई वेट प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। दूसरी खास बात इसमें क्या है कि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पाउलिंग स्केल पर 3.48 या 3.5 कह सकते हैं नापी जाती है। ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन के बाद इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन हो गया। और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा? ऑक्सीजन होता है। क्लियर है इतनी बात? आइए थोड़ा सा इन एलिमेंट्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं शुरू के दो एलिमेंट यानी ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये दोनों के दोनों एलिमेंट प्योरली नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। कैसे है बेटा? नॉन मेटेलिक। लेकिन इसके नीचे जो दो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, कौन? सल्फर एंड टेलीरियम। यदि हम इनकी बात करें तो ये दोनों के दोनों मेटेलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। और इसके बाद की बात यदि कर ली जाए तो पोलोनियम के बारे में, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत पता है, लिवरमोरियम की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जानते, तो पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव मेटल। ये एक रेडियो एक्टिव मेटल होती है। जहां तक इसके नीचे वाले का सवाल है उसके बारे में हमें कुछ पढ़ना नहीं है अभी, ठीक? तो हम चाहें तो एलवी को हटा भी सकते हैं, और आपका मन है रखने का तो आप इसे बिल्कुल रख सकते हैं। जो नई पीरियोडिक टेबल्स होती हैं उसमें ये लिवरमोरियम यानी एलवी रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट आपको दिखाया जाता है। लर्न करने की टेक्निक ये होती थी, वैसे पढ़ते थे उस से टीपो, यदि मैं एलवी लिख दूं तो लवी या लव, माई लव, लवी, कुछ भी बोल दीजिए। उस से टीपो लवी, ऐसे करके अपन इसे पढ़ते हैं। तो लवी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बात उससे टीपो तक रहने देते हैं। तो ऑक्सीजन कैसा है बेटा? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट है। 46.6% बाई वेट पाया जाता है, बाई मास पाया जाता है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर 3.5 होती है। पहले दो एलिमेंट नॉन मेटेलिक है, अगले दो एलिमेंट मेटेलॉइड्स हैं, लास्ट एलिमेंट रेडियो एक्टिव मेटल होता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए पोलोनियम की प्रॉपर्टीज की भी हमें बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, मेनली हमें ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में ही पढ़ना है। कई किताबों में लिखा होता है कि सेलेनियम इज अ नॉन मेटल, तो एक्चुअली खास बात यह है बेटा
कि सेलेनियम में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, मेटेलिक प्रॉपर्टी कम है, पर है मेटेलॉइड ही। और जो नीचे वाला टेल्यूरियम है, इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम है, पर है दोनों मेटेलॉइड। तो हम दोनों को मेटेलॉइड की ही सीरीज में काउंट करेंगे। क्लियर? तो ये एलिमेंट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आइए हम बात करेंगे इसके बाद इन्हीं एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स की। देख लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर्स क्या है। तो एलिमेंट जो हम लोगों ने लिए थे, फिर से एक बार एलिमेंट से मिल लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन था, हमारे पास सल्फर था, हमारे पास सेलेनियम था, हमारे पास टेल्यूरियम था, हमारे पास पोलोनियम था, या और आगे बढ़े थे तो हमारे पास LV था। बोल भाई, इतनी बात समझ में आई है? अब देखिए वो कह रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर बताइए। तो एटॉमिक नंबर बताने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपना ये था, जरा याद करिए कि ग्रुप नंबर जो होता था टेबल का वो 6th A है। पहले एलिमेंट के लिए 2 जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आ गया। इसके बाद आप सबसे पहले 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। फिर 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 34। फिर 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? 52। फिर 32 जोड़ेंगे कितना आएगा? 84। फिर 32 जोड़ेंगे कितना आएगा? 116, 116। तो जो एलिमेंट जोड़े जाएंगे वो कैसे जोड़े जाते हैं बेटा? 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50, 72, 72, 72 ऐसे करके जुड़ते हैं। तो जब हम पी ब्लॉक पे आते थे तो याद करिए एक 8 कम हो जाता था, 8 फिर 18 फिर 18 ऐसे करके जुड़ते थे। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि जब 8 एटॉमिक नंबर में ऐड किया जाता है तो इस पे केवल S और P ये दोनों मौजूद होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन S और P में जाते हैं, S में 2, P में 6। लेकिन जब यही 18 हो जाए तो बेटा 18 होने पर हम N-1B इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, बाकी NS और NP, बाकी NS और NP में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमें डालने होंगे उन्हें हम ऐड करते हैं। और जिस दिन ये 18 की जगह 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं उस दिन हम N-2 F में 14 डालते हैं, N-1 D में 10 डालते हैं और बाकी NS आ जाते हैं। अब ये चीज कुछ कम समझ में आई सर हमें कि N-2 F ये क्या चीज आपने बताई। तो आइए इसे भी सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। पहले जरा मैं इतने को हटा देता हूं, ठीक? चलिए, तो एटॉमिक नंबर्स आपके पास सबके लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं एटॉमिक नंबर के बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना, कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यदि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय सबसे पहले हम किसे लिखते हैं बेटा? नोबल गैस को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? सबसे पहले आप नोबल गैस को लिखेंगे, जो भी पहले आएगी। उसके बाद NS में 2 और NP में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इनके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये तो बेटा NS और NP हो गया। अब इसके पहले N-1D या N-2F आएगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन यदि 8 बड़े हैं तो नहीं आएगा, 18 बड़े हैं तो N-1D आएगा, 32 बड़े हैं तो N-2F और N-1D दोनों आएंगे। कैसे आएंगे? आइए इसके लिए मैं जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिख के दिखाता हूं। नाउ व्हाट इज N हियर? इस कॉन्फ़िगरेशन में N क्या चीज होती है, उसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। तो N सिंपल होता है पीरियड नंबर, यानी आपका एलिमेंट किस पीरियड का है, और ये पीरियड नंबर हमेशा बराबर होते थे या रिप्रेजेंट करते थे किसे? नंबर ऑफ शेल अराउंड द न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस में आपका Z यानी एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन, ये चारों तरफ शेल्स हैं। यदि आपका एलिमेंट सेकंड पीरियड का है तो 2 शेल होंगे, थर्ड पीरियड का है 3 होंगे, चौथे पीरियड का है 4 होंगे। इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों को आप क्या करते थे बेटा? फिल करते थे, भरते थे। तो चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहता हूं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये एक जनरल सा तरीका है। N क्या है मैंने आपको बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स के कि कैसे लिखे जाएंगे। तो आइए लिखते हैं हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन का लिखना है तो पहली नोबल गैस हीलियम होती है, यानी ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। दूसरी नियॉन होती है, तीसरी आर्गन होती है,
इसके बाद क्रिप्टॉन होती है, इसके बाद ज़ीनॉन होती है और इसके बाद रेडॉन होती है। क्या इतनी बात बेटा आपको समझ में आई है? अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे ये देखिएगा। तो ये सेकंड पीरियड का है, तो वैलेंस शेल में कलर फिर से बदल लेता हूं। तो वैलेंस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा NS यानी 2s2 2p4, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है? नीचे आएंगे, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं? 8। यदि 8 बढ़े हैं तो केवल s और p रहेंगे, 3s2 3p4। क्लियर? अब आइए 16 से 34 18 बढ़े, यदि 18 बढ़े तो अब n कौन सा है? चौथा पीरियड, यानी हम लिखेंगे 4s2 4p4 और इसके पहले n-1 यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 10। तो जहां पे भी 18 का डिफरेंस आएगा वहां ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। पर आएंगे किसमें? n-1d में। यदि हम चौथे पीरियड में हैं तो तीसरे में आएंगे, पांचवें में है तो चौथे में आएंगे, ऐसे करके। बताइए 34 से 52 फिर से 18 यानी फिर से d आया होगा, 3d के बाद कौन सा आया होगा बेटा? 4d10 और यहाँ क्या हो गया? 5s2 5p और नीचे आ जाइए। अब 52 से 84 यानी 32 बढ़ा, यदि 32 बढ़ा है तो f भी आया होगा, पर कौन सा? अब n बराबर तो आने वाला है कौन सा भैया? 6p4, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। n बराबर आने वाला है कौन सा? 6 यानी 6s2 6p4। तो 6 के पहले आइए n-1d यानी 5d में कितने? 10 और n-2 यानी 4f में कितने? 14। तो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन, f में 14। इसी तरह से नीचे आ जाइए, फिर 32 है तो f में आए होंगे, तो 5f में 14 आए होंगे, 6d में 10 आए होंगे और 7s में 2 और 7p में 4 आए होंगे। अब समझ में आया बेटा ये n-1d या n-2f कैसे आते हैं? फिर सुन लीजिए, 18 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 18 बढ़ता है तो sp_d आता है, मतलब d आता है n-1 वाला। क्लियर? यदि 32 बढ़ता है तो n-2 वाला f भी आता है। तो जहां 18 बढ़ा है वहां मैं d लाया हूं, जहां 32 बढ़ा है मैं वहां f लाया हूं। बाकी आपका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का है वो देख लीजिए, वही है जिसे आपने कहा था ns2np4 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 ns2np4, ये हमेशा यही रहता है। क्लियर? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स। ऑक्सीजन से लेकर हमने स्टार्ट किया है और बेटा आपने इसे कहाँ तक देखा है? पूरा LV यानी लिवरमोरियम तक पूरा आपने इसे देखा। तो ऐसे लिखे जाते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। खास बात बस यही है कि कहाँ D में आना है, कहाँ F में आना है, ये हमें कैसे पता चलता है। क्लियर है बेटा? अगली हेडिंग पर चलेंगे। जस्ट इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की, और ये हेडिंग होती है बेटा वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इनमें वेरिएबल वैलेंसीज हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। बहुत सारी वैलेंसी भी शो करते हैं और बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक छोटी सी चीज जरूर मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। कहते हैं जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और कहां से 5 से 6 में जब 32 का चेंज होना शुरू होता है, वहां पर याद करिए आपको पढ़ाया गया था कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इट बिकम्स इनर्ट। ये क्या शो करना शुरू कर देता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन यदि मैं इनकी ग्राउंड स्टेट में p में 4 इलेक्ट्रॉन बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इनकी ग्राउंड स्टेट में p में 4 इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही, केवल 2 है। यदि इन पे केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी कितनी है? 2 इन ग्राउंड स्टेट। पर जब मैं एक्साइटेशन कराऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को आगे डी में कुदा दूंगा तो ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा। अब आप पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, तो वैलेंसी हो जाएगी 4। फिर मैं एस वाले को भी ऐसे ही आगे कुदा दूंगा तो अनपेयर्ड हो जाएंगे 6, तो वैलेंसी हो जाएगी 6। क्या सहमत है मेरी बात से? तो इसका मतलब इनकी वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ये 2, 4, 6 कुछ भी वैलेंसी शो करने में कैपेबल होते हैं। कैसे शो करते हैं ये सिखाता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी मिलाता हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कम ज्यादा होती हैं ये भी सिखाता हूं।
क्या ये बन गया है बेटा? आगे बढ़े तो हमारी हेडिंग है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आइए थोड़ा सा सीखते। कहते हैं ऑक्सीजन, कहता है ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट। जो ऑक्सीजन है वो केवल बाइवैलेंट होता है। क्यों बाइवैलेंट है? क्योंकि इसके पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3d ऑर्बिटल इसके पास यानी d ऑर्बिटल इसके पास है नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेटा। और यदि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं करा पाएगा, और एक्साइटेशन कराएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं। इसका मतलब इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन इज बाइवैलेंट, बट ऑल अदर एलिमेंट्स, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स कैन शो कितनी 2, 4 एंड 6 कोवैलेंसीज। ये इतनी सारी कोवैलेंसी शो करते हैं इन देयर कंपाउंड्स, इन देयर कंपाउंड्स। और ये जो वैलेंसीज होती हैं ये शो की जाती हैं इन, यदि ये वैलेंसी शो कर रहा है 2, तो ये 2 वैलेंसी हमेशा होती है कौन सी स्टेट में बेटा? ग्राउंड स्टेट में। यदि ये वैलेंसी शो कर रहा है 4, तो ये 4 वैलेंसी हमेशा होती है बेटा किसमें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, 4 अनपेयर्ड। यदि ये वैलेंसी शो कर रहा है 6, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा था। तो इनकी वैलेंसीज ऐसी होती है, जैसे ऑक्सीजन को यदि बॉन्ड बनाने हैं तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है, कि उसने HOH ऐसे बॉन्ड बना लिया। ये 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन इसकी जगह हम सल्फर ले लें तो सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे कि H2S में बनाता है, बना लिए। सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, जैसा कि वो SO2 में या SF4 में बनाता है, बना लिए। सल्फर 6 बॉन्ड्स भी बना सकता है, जैसा कि वो SF6 में बनाता है, लीजिए, या SO3 में 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड्स भी बना सकता है। तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, इसकी वैलेंसी 2 है। जबकि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, सेलेनियम 6 बॉन्ड बना सकता है। ये अपनी वैलेंसी को 2 से 6 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बाकी एलिमेंट, क्योंकि इनके पास पाए जाते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल्स, और जिनमें d ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक्साइटेशन में d ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। और जब d ऑर्बिटल इस्तेमाल होते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट में, तो एलिमेंट अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेता है और अपने वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी अपनी ऑक्टेट को बड़ा कर सकता है। ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं थे, इसलिए वो अपनी ऑक्टेट को बड़ा नहीं कर पाता। कोई भी सेकंड पीरियड एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को बड़ा नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर S और P 2 ही सब शेल है। S में 2 और P में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो सकते हैं। इससे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में नहीं हो सकते। क्लियर है बच्चा इतनी बात? तो ये तो बात थी वैलेंसी। आइए अब वैलेंसी के बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हम ऐसे कहते हैं बेटा कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन सभी में, यदि हम ऑक्सीजन से शुरू करते हैं तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक वेरी कर सकती है। यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी है? -2, और ये +2 तक जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम +2 हो सकती है, इससे कम +1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इससे -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, इनके बीच की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे -2 तो एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसी भी कंपाउंड में देख लीजिए, वाटर में निकालेंगे -2 आ जाएगी। लेकिन यदि मैं -1 की बात करूं तो आपने पढ़ा था किसमें बेटा? परऑक्साइड्स में ये -1 होती है। यदि मैं इसी को O2 में या ओजोन में बात करूं तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाती है। लेकिन यदि यही बात आप O2F2 में करें तो यहाँ ऑक्सीजन पर +1 चार्ज होता है, और यही बात आप F2O या OF2 में करें तो यहाँ ऑक्सीजन पर चार्ज जो होता है वो बेटा +2 होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन +½ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है O2+ में।
तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, लेकिन हाँ वो वेरी इसी रेंज में करेंगी, यानी मैक्सिमम +2 है और मिनिमम -2। कहते हैं जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होती है तो ये ऑक्साइड नहीं होता, उस समय फ्लोराइड कहलाते हैं। तो ये ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स हैं, लेकिन जो नीचे लिखे हैं ये ऑक्साइड या परऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन को छोड़ दें, बात करें अदर एलिमेंट्स की जो बच गए हैं, कौन बच गया है? जैसे सल्फर है, जैसे सेलेनियम है, जैसे टेल्यूरियम है। अब पोलोनियम और उसके आगे बात करना तो बेटा फिजूल हो गया, मेटल है और रेडियो एक्टिव है। तो हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स की, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से शुरू होकर मिनिमम और मैक्सिमम कहां तक जा सकती हैं? +6 तक वेरी कर सकती है। मतलब सल्फर की, सेलेनियम की या टेल्यूरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -2 से लेकर और +6 तक कुछ भी हो सकती है। अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कॉमन है, कौन सी स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है, ये हमें जरूर चेक करना है। तो हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को तो देख लिया है बेटा कि +2 किस में है, +1 किस में है, -1 किस में है, -2 किस में है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने देख ली। रिमेनिंग एलिमेंट्स में आइए इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखना चाहते हैं कि -2 से +6 तक कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कौन सी स्टेबल है, कौन सी ज़्यादा कॉमन है। इतना आप बनाइए, मैं इसे हटाता हूँ, फिर मैं आपको बाकी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताऊंगा। बना लीजिए बेटा जल्दी से। हटा दो, चलिए। तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें एक मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, हालांकि इट इज लेस कॉमन फॉर सल्फर आल्सो। ये सल्फर में भी पाई जाती है, पर सल्फर के लिए उतनी कॉमन नहीं है जितनी कॉमन ऑक्सीजन के लिए होगी। यदि हम सल्फर की और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, चलिए, तो -2 के अलावा एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, नॉट कॉमन, नॉट वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन नहीं है, इसीलिए बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप SeF2 ले लीजिए, SeCl2 ले लीजिए, SF2 ले लीजिए, SF2 ही ले लेते हैं, SF2 ले लीजिए, लीजिए। तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर की है वो कितनी है बेटा? +2 है SF2 में। पर ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत स्टेबल कंपाउंड्स नहीं होते, इसलिए इनके बारे में बात करना बेकार है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉर किसके लिए? सेलेनियम एंड टेल्यूरियम के, और ये पाई जाती है इनके ऑक्साइड्स में या फिर इनके फ्लोराइड्स में। ये इनके ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में पाई जाती है। इसके अलावा +6 ये भी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये मोस्ट कॉमन है फॉर सल्फर। किसके लिए? सल्फर के लिए। किसमें कॉमन है ये सल्फर के लिए? इन ऑक्साइड्स। सल्फर का कौन सा ऑक्साइड है बेटा? SO3। इन ऑक्सी एसिड्स, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में ही पाई जाती है, +K6। इसके अलावा इन फ्लोराइड्स जैसे SF6। पर हाँ, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आल्सो। ये भी इसे शो करते हैं किन में? इन देयर फ्लोराइड्स। यानी ये अपने ऑक्साइड्स नहीं बना रहे इस टाइप से, जल्दी ये क्या बनाना चाहते हैं? अपने फ्लोराइड्स। यानी स्टेबलाइज होती हैं, कॉमन होती हैं फ्लोराइड्स, ऐसे बोला जा सकता है। क्लियर है बेटा? तो ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में मैंने बताया कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए कॉमन है, किन कंपाउंड्स में कॉमन है, ये आपको मैंने बताया। तो -2 सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट।
कभी कभी सल्फर में भी पाई जाती है। इसके अलावा +2 बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इन कंपाउंड्स की, तो बहुत रेयरली शो होती है। थोड़ी बहुत कंपाउंड है जिसे शो कर पाते हैं। ऑक्सीजन सल्फर कभी कभी शो कर लेते हैं OF2 या SF2, पर बहुत कॉमन नहीं है, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते। +4 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सेलेनियम और टेलुरियम के ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में। हालांकि सल्फर भी SO2 या SF4 बनाता है, ऐसा नहीं कि सल्फर में नहीं है, पर ज्यादा कॉमन है सेलेनियम और टेलुरियम के लिए। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 होती है, उसके ऑक्साइड में SO3 में या उसके फ्लोराइड में या उसके ऑक्सी एसिड H2SO4 वगैरह में पाई जाती है। ये सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यानी कहीं पर हमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए और सल्फर और ऑक्सीजन लिखे, तो हम सल्फर को चूज नहीं करेंगे, हम ऑक्सीजन को चूज करेंगे। कहीं पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए और सल्फर और सेलेनियम या सल्फर और टेलुरियम लिखे हुए हैं, तो हम सल्फर को चूज करेंगे, टेलुरियम को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। यदि हमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है तो हम इन्हें चूज करना पसंद करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में। अदरवाइज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम देखेंगे टिन वगैरह में जाके ज्यादा शो होती है, यानी कार्बन फैमिली में। लेकिन यदि हम 6 ग्रुप की बात करेंगे तो हम सल्फर की बजाय सेलेनियम या टेलुरियम को लेना प्रेफर करेंगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेलेनियम और टेलुरियम +6 भी शो करते हैं उनके फ्लोराइड्स में, पर ये इतनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। सल्फर के हेक्साहैलाइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सेलेनियम एंड टेलुरियम। ऐसा क्यों होता है ये सब सीखेंगे आगे। क्या इतनी बात समझ में आई है बेटा? तो ये है इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। क्लियर? बनाइए, हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बेटा। हटा दो, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इनकी अगली हेडिंग। इसे कहते हैं एलिमेंट्री स्टेट, यानी किस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। बात यह है इनकी एलिमेंट्री स्टेट क्या है। तो जनरली यदि हम इनकी एलिमेंट्री यदि हम इनकी जनरली एलिमेंट्री स्टेट की बात करें तो आप पाएंगे कि जो ऑक्सीजन है ये एक डाई एटॉमिक गैस, जो कि पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पाए जाते हैं वगैरह वगैरह। पर जो सल्फर है या जो सेलेनियम है ये ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है। क्या है बेटा? ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड्स। और यहीं पर यदि हम बात करें किसकी, सेलेनियम ऐसी की, तो ये एक नेटवर्क कंपाउंड होता है। ठीक, और नेटवर्क कंपाउंड ना बोलकर मैं ये ज्यादा बोलूं तो और अच्छा होगा कि ये एक पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म, ये ज्यादा अच्छा होगा यदि बोला जाए। पोलोनियम के बारे में कुछ भी कहना बेकार है, मेटल है, रेडियो एक्टिव है, अपनी सिंगल एटॉमिक फॉर्म यानी पोलोनियम की फॉर्म में पाया जाएगा। यानी ये Se8 होता है या इस Se8 का क्या हो सकता है, पॉलीमर होल N इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता। तो ये इनकी एलिमेंट्री स्टेट्स होती हैं। गलती से 2 बार सल्फर लिख दिया हूं बेटा, सेलेनियम। तो सल्फर और सेलेनियम ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस है, जबकि सेलेनियम एक नेटवर्क कंपाउंड टाइप का बिहेवियर दिखाता है, एक पॉलीमरिक फॉर्म्स में पाया जाता है Se8 का होल N, यानी ये एक पॉलीमरिक फॉर्म में। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप Se8 का होल N लिख रहे हैं, क्या हम इसे, एक मिनट इसे हटा दो जरा बेटा, क्या हम इसे केवल ऐसे नहीं लिख सकते थे कि Se का होल N? बिल्कुल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। पोलोनियम मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा क्योंकि मेटल है, पीओ। वैसे भी हमें पोलोनियम के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशंस नहीं करने, तो आप चाहे ऐसे लिख के दिखाइए चाहे ऐसे लिख के दिखाइए बेटा, एक ही बात होती है। ये है एलिमेंट्री स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ये इनकी स्टेट होती हैं एलिमेंट की फॉर्म्स में। बना लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हटा दो, हटा देता हूं भैया। चलिए बात करते हैं इसके बाद इनकी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस।
कुछ भी खास नहीं है, एज यूजुअल नीचे की तरफ जाइए, एटॉमिक रेडियस घटती है, यानी ऑक्सीजन से आगे बढ़िए सल्फर की ज़्यादा, सल्फर से आगे बढ़िए सेलिनियम की ज़्यादा, सेलिनियम से आगे बढ़िए टेलीरियम की ज़्यादा, टेलीरियम से आगे बढ़िए पोलोनियम की ज़्यादा। ठीक, पर हमें पोलोनियम के बारे में ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करने, इसलिए हम टेलीरियम से ही अपना काम चला लेंगे। तो ये हो गई इनकी एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। कहते हैं कि आयोनिक रेडियस क्या होंगी, आइए बात कर लेते हैं इनकी आयोनिक रेडियस। क्योंकि शुरुआत के जो दो एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान से देखिए, वो नॉन मेटेलिक हैं, तो ये जो आयन बनाएंगे ये O2 माइनस टाइप का बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। अगले दो एलिमेंट्स क्योंकि मेटेलॉइड हैं, मेटेलॉइड है बेटा, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो होगी, मेटल की भी होगी, तो मैं नॉन मेटल की ही लिख दूंगा, क्योंकि मैंने सब में -2 लगाया है, तो यहाँ पर भी सब में क्या हो गया, -2। लीजिए, बढ़ रही है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्साइड, फिर सल्फाइड, फिर सेलिनाइड और फिर टेलुराइड, यानी ये भी नीचे की तरफ जाने पर आयनिक रेडियस बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन से टेलीरियम की तरफ जाएंगे, आपकी जो एटॉमिक रेडियस है आयंस की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो एटॉमिक रेडियस न्यूट्रल एलिमेंट की है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी से यदि हम बात करें इनके हाइड्रेशन की या आयोनिक हाइड्रेशन, वाटर के साथ एसोसिएशन, तो देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज छोटी सी जगह में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ज्यादा है, तो ये वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखिएगा ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाटर है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल, तो वाटर में दो पोल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अपनी तरफ कम खींचेगा कि ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, तो ये वाटर इस ऑक्सीजन के साथ कम एसोसिएट होगा या ज्यादा, ज्यादा एसोसिएट होगा, यानी यहाँ पर यदि हम हाइड्रेशन की बात करें तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, O डबल माइनस का, फिर किसका होगा, सल्फाइड का, फिर किसका होगा, सेलिनाइड का, और फिर किसका होगा, टेलुराइड का। ये इनके हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड हो, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसी एलिमेंट का आसानी से हो सकता है तो किसका होगा, ऑक्साइड का। थोड़ा सा आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सिंपल सा ट्रेंड है, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में सबसे ज्यादा है, और नीचे जाने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैसे तो पोलोनियम होता है, पर मैं यहीं तक रुक रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं टेलीरियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसी तरह से बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यदि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी, और आगे भी हम इनको पढ़ते आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ बदल जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की सबसे ज्यादा होती है, सेलिनियम की उससे कम, फिर टेलीरियम और ऑक्सीजन सबसे कम, इवन पोलोनियम से भी कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो नया इलेक्ट्रॉन जब हम लाते हैं तो ये उसे रिपेल करता है, उतनी आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं डलता, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी कम है, सल्फर की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो एफिनिटी किसकी ज्यादा है, सल्फर की। ये ट्रेंड आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बने हैं, लिखे हैं, यू हैव टू चेक, आप एक बार उन्हें चाहे तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अगली हेडिंग पर आ जाइए, अगली हेडिंग है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। नीचे की तरफ जाएंगे, आप कह रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है, फिर सल्फर की है, फिर सेलिनियम की है, एंड देन टेलीरियम की है। ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का। कुछ ऑर्डर्स आपके सामने लिखे हैं, अभी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और कुछ एक आध प्रॉपर्टी और लेके आता हूं, एक नजर डालिए, कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो आपको लग रहा है कि हमें ये समझ में नहीं आई, देन यू हैव टू आस्क। फिर हम बात करेंगे इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की, फिर हम बात करेंगे इनकी सिंगल और डबल बॉन्ड की, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जीज की। जल्दी से बना लेंगे।
ये सारे ट्रेंड्स आपको मिल जाएंगे बेटा। एक टेबल बनी होगी ऑक्सीजन फैमिली में, आप एनसीईआरटी से देखेंगे तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उससे कुछ ज़्यादा ही बताऊंगा, कम नहीं बताऊंगा। हो गया, हटा दूं। चलिए आगे अपन बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की। इसकी बात करें बेटा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स या इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की। यदि हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो भी ऐसे ही पता चल रहा है ऑक्सीजन तो गैस है, बट ऑब्वियस है इसका सबसे कम होगा। उसके बाद सल्फर और सेलेनियम की यदि हम बात करें तो हमें पता है ये ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड है, पर इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है सल्फर से, तो सेलेनियम का सल्फर से ज़्यादा होगा। और जो टेल्यूरियम है उसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में बेटा, पॉलीमरिक फॉर्म, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लीजिए ये इनके किसका ऑर्डर आता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं सिंगल बॉन्ड एनर्जी। सिंगल बॉन्ड एनर्जी, यदि हम सिंगल बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो लगता तो है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, छोटा है, पर नहीं बेटा। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है सल्फर सल्फर की, इसके बाद है बेटा सेलेनियम एंड सेलेनियम की, इसके बाद है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन की, और सबसे कम है टेल्यूरियम एंड टेल्यूरियम। ये इनकी बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू होती है, यानी बिल्कुल वैसी जैसे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl बॉन्ड की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर आयोडीन की। तो फ्लोरीन पहले नहीं आता, इसी तरह से यहाँ पर है। रीजन पूछा गया क्यों, कहते इसका साइज छोटा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास पास है, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक होने के कारण इनकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज है वो कैसी हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, आराम से टूट जाता है। तो ज्यादा इसकी है, कम इसी की है, इसीलिए ये कैटेनेशन ज्यादा शो करते हैं। देखिए ये एसिड बना लेता है, ये एसिड बनाता है, लेकिन ये उतना कैटेनेशन शो नहीं करता क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है बेटा। क्लियर है इतना। आइए, ये तो सिंगल बॉन्ड एनर्जी की बात हुई, लेकिन यदि कभी वो आपसे डबल बॉन्ड की एनर्जी बोल दे, इसकी डबल बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि सभी डबल बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं, डबल बॉन्ड एनर्जी, तो याद रखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये सबसे ज्ञान की बात है भाई, से याद रखना है आपको कि सिंगल बॉन्ड में सल्फर सल्फर की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक बनता है और सल्फर डबल बॉन्ड बना के डाई एटॉमिक फॉर्म में आसानी से एग्जिस्ट नहीं करता। ये S8 बनाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाना पसंद करता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड्स। फिजिकल स्टेट में मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स बना के अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। देख लीजिए बेटा, इन प्रॉपर्टी में कहीं कोई डाउट हो, कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आ रही हो, यू हैव टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो बनाइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे हटा दूं, बना लीजिए अच्छा पहले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट्स, इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें, अभी अभी आपको पढ़ाया कि जो ऑक्सीजन है ये क्या है, डाई एटॉमिक गैस है, ठीक। कैसी है नेचर में, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास हैवी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो किसमें होते हैं, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में। याद है इसका कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंटी बॉन्डिंग में कि बॉन्डिंग में, नहीं शायद बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, मतलब पाई ऑर्बिटल में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या मैं कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाऊं, जरूरत है कि समझ में आया है। हम किससे बनाते थे, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बड़े आराम से बना रहा है डबल बॉन्ड, इस तरीके से। कारण क्या है बेटा, एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, जब साइज छोटा है तो ऑक्सीजन पास पास होंगे, जब ऑक्सीजन पास पास होंगे तो
तो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये पहले ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और ये दूसरे ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ये पास पास आ जाएंगे, तो इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग आराम से हो जाएगी, तो ऑक्सीजन में ये बॉन्ड आराम से बन जाएगा। पर जब हम इसे सल्फर में बनाकर देखना चाहेंगे तो सल्फर का साइज बड़ा है, ये पहले सल्फर का है, साइज बड़ा है, तो दूसरा सल्फर यहाँ है, ये दूसरे सल्फर का पी ऑर्बिटल है, तो सल्फर के पी ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए ये आपस में उतनी इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग इनके बीच में नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत वीक होगा, इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड से ज्यादा थी। तो सल्फर की फिजिकल स्टेट सर फिर क्या होगी, आइए बात कर लेते हैं सल्फर की फिजिकल स्टेट की। यदि हम बात करें सल्फर की फिजिकल स्टेट की तो सल्फर S8 ऑक्टा एटॉमिक येलो सॉलिड होता है, येलो सॉलिड होता है पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, पुकर्ड समझते सिकुड़ा हुआ, इट हैव अ पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर भी इसे बोला जाता है, और क्राउन स्ट्रक्चर ये पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर या क्राउन स्ट्रक्चर रखता है, कैसा, कुछ ऐसा, ध्यान दीजिए। ये रहा पहला सल्फर, दूसरा सल्फर, तीसरा सल्फर, चौथा सल्फर, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, हर सल्फर पे एक लोन पेयर, हर एक सल्फर इस तरह से, दो यहाँ, गलती से एक बोल गया था, दो यहाँ, दो यहाँ, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, तो मैं लग रहा होगा सर ये पास पास है, पास पास रिंग क्राउन जैसा नहीं, दो आगे हैं तो तीन पीछे, या तीन आगे हैं तो दो पीछे, क्राउन देखा ना होता है, आगे कुछ बना कुछ पीछे बना होता है, बिल्कुल उसी टाइप का स्ट्रक्चर। इसको सर पे पहना दीजिए, गोल गोल सा सर पे पहन लो, तो कुछ पीछे जाएंगे ये तीन और दो आगे की तरफ आ जाएंगे, या तीन आगे की तरफ घुमा दीजिए, दो पीछे की तरफ चले जाएंगे, कुछ इस टाइप का बना होता है। तो ये है आपका कैसा स्ट्रक्चर, पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ यदि हम बात करें सल्फर की कोवैलेंसी की, तो यहाँ देखिएगा कोवैलेंसी ऑफ सल्फर कितनी है, दो, हर सल्फर ने दो बॉन्ड बनाए। बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो है 0। यदि टोटल बॉन्ड्स की बात की जाए सल्फर के बीच की, तो इसके पास 8 देखिए सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और हर सल्फर पे दो दो लोन पेयर है, तो टोटल 16 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और हर सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज V शेप में सारे सल्फर है, बेंड शेप में। कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है हर सल्फर का दो लोन पेयर के साथ। तो कैसी ज्योमेट्री है, बेंड शेप है, बेंड ज्योमेट्री। कहते क्या सल्फर इसके अलावा और फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो कहते जी हाँ, सल्फर डाई एटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है वेपर स्टेट में, और जब ये डाई एटॉमिक होता है तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होता है, जैसे ऑक्सीजन है ना, बिल्कुल सेम ऑक्सीजन की तरह। कैसा है बेटा, डाई एटॉमिक, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह। कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कहते हैं ये येलो कलर का सॉलिड है, किस कलर का, येलो कलर का सॉलिड है, और इस येलो कलर के सॉलिड को एक नाम दिया जाता था केमिस्ट्री में, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्राइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसे, ब्राइमस्टोन। ये बिल्कुल पत्थर जैसा है, बाजार में मिलता है गंधक सल्फर, पत्थर होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मतलब बड़ा रबेदार टाइप, क्या बोलना चाहिए, तोड़ेंगे पाउडर बनाएंगे तो मोटा पाउडर बनता है, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स नहीं होते, क्योंकि साइज बड़ा है सल्फर का। बाजार में आराम से मिलेगा, लाके पीसेंगे तो जैसे होता है ना, एक तो आटा बहुत पतला है पर नमक थोड़ा मोटा होता है, तो नमक जैसा लगेगा आपको, थोड़ा मोटा मोटा लगेगा, हिंदी मतलब दरदरा दरदरा टाइप का, इस तरह की फीलिंग देगा यदि आप इसे पीसते हैं तो ये बात है किसकी बेटा, सल्फर की, क्योंकि हमें पढ़ना मैनली इन्हीं के बारे में। इसके अलावा सल्फर S4 और S6 फॉर्म्स में भी पाया जाता है, देखेंगे एलोट्रोपिस में। इसमें आपको कहीं कोई डाउट लग रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो बेटा, आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए मैंने सब कुछ बना दिया, सल्फर का स्ट्रक्चर कैसा है, कोवैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एवरीथिंग इज हियर। यह सारी की सारी चीजें आपके सामने बनी है, मौजूद। कोई डाउट लग रहा हो, यू हैव टू आस्क। क्लियर है। इसके अलावा मैंने बोला आपसे सल्फर की एक फॉर्म और है, यहीं लिख देता हूँ, चलिए जगह ही नहीं, ऊपर से लिख के दिखा देता हूँ। इसके अलावा सल्फर S6 की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। कैसा, S6 फॉर्म।
किस फॉर्म में मिलता है? चेयर फॉर्म में। स्ट्रक्चर कैसा होता है? चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर। बिल्कुल वैसे जैसे आपने साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म बनाई थी, बिल्कुल वैसा। आइए बना के दिखा देता हूँ, हटा दो तो हो गया होगा। आपको याद है कैसे बनाते थे चेयर फॉर्म? ऐसे करके, याद है ना? ऐसे एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यानी सल्फर कैन एग्जिस्ट एज S6 आल्सो, यानी S6 की फॉर्म में भी पाया जाता है। इस तरीके से देखिए, ऐसा सल्फर भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सल्फर। बना रहे तो बना लीजिए। और अगली हेडिंग डालेंगे एलोट्रोपिज्म। कहते हैं सारे मेंबर ऑक्सीजन फैमिली के शो करते हैं एलोट्रोपिज्म। क्या बोल रहा है बेटा? शोन बाय ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रोपिज्म। जैसे ऑक्सीजन के एलोट्रोप की बात की जाए तो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप O2 है, एक एलोट्रोप O3 है। ऑक्सीजन के दो एलोट्रोप होते हैं, कौन कौन से बेटा? एक O2 होता है, एक O3 होता है। इसी तरह से हम सल्फर के एलोट्रोप्स की बात करें तो एक वैरायटी ऑफ एलोट्रोप है सल्फर की, जिसमें सबसे स्टेबल सल्फर जो है इट इज रोहाम्बिक सल्फर। कौन सा बेटा? रोहाम्बिक सल्फर है जो सबसे स्टेबल है। इसे कुछ लोग अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसे कलर चेंज करना चाहता हूं, कुछ लोग इसे अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा रोहाम्बिक सल्फर के अलावा जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं, अरे भाई क्यों चल रहे हो? इसके अलावा जो दूसरी फॉर्म होती है, एक फॉर्म होती है सल्फर की, शायद कभी नाम सुना हो, मोनोक्लिनिक। कौन सी फॉर्म है बेटा? मोनोक्लिनिक। ये भी एक सल्फर की फॉर्म होती है जिसका सल्फर मोनोक्लिनिक। इसे हम लोग बीटा सल्फर के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा सल्फर। इसी तरह से सल्फर की एक फॉर्म और होती है विच इज कॉल्ड प्लास्टिक या एमॉर्फस सल्फर। इट इज एमॉर्फस और प्लास्टिक सल्फर, और प्लास्टिक सल्फर। और ये जो फॉर्म होती है प्लास्टिक सल्फर वाली, इसे हम लोग गामा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक मिल्क ऑफ सल्फर पाया जाता है, मिल्क ऑफ सल्फर, जिसे हम कोलाइडल सल्फर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कोलाइडल सल्फर होता है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर होता है, इसे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज आप इस्तेमाल करते हैं। चलिए, मेन ही आपके पास फॉर्म है रोहाम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर है, एमॉर्फस या प्लास्टिक सल्फर है। जो रोहाम्बिक सल्फर है इट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है और इसे हम अल्फा सल्फर कहते हैं। इसके अलावा मोनोक्लिनिक एंड एमॉर्फस सल्फर फॉर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगली हेडिंग पे आएंगे इसके बाद और बात करेंगे केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स। हटा दो, चलिए भाई बना लीजिए। और अगली हेडिंग है इसके बाद केमिकल नेचर, इट इज केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स। यानी हम इसकी रिएक्शन देखेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ये किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें देखेंगे। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड कैसे बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, इनके ऑक्सी एसिड्स कैसे बनते हैं, ये हेलोजन्स के साथ हैलाइड कैसे बनाते हैं, सल्फर के पॉलीमरिक हैलाइड क्या होते हैं, कि मोनोहैलाइड भी है, डाई हैलाइड भी, सब कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें सीखनी है। पर आज हम इसे केवल यहाँ तक रखेंगे बेटा। अगली क्लास में हम लोग केमिकल नेचर एंड नेचर ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे और फिर शुरू करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स, यानी ऑक्सीजन पढ़ेंगे, ओजोन पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। 4 लेक्चर्स लगेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लेक्चर ऑक्सीजन फैमिली में नहीं लगेंगे। आज पहला लेक्चर था, 3 लेक्चर और लगेंगे। ठीक है बेटा, आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।